कुछ पुरानी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली न्यूज है RSECs रियली इंडिपेंडेंट इन इंडिया। अब ये कौन सी न्यूज है? ये ना थोड़ा टाइम पहले, मतलब कुछ एक दिन पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज हुई थी। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI। ठीक है ना? आपको पता है कि उसमें एक CEC है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो चुनाव कंडक्ट करवाते हैं। ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे पहले केवल एक फी हुआ करता था, फिर 3 हो गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर किया, ये सब चीजें हुई। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफाइंड है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शंस क्या हैं? उसके फंक्शंस है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लस स्टेट के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस करवाना, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाना। ठीक है, बात क्लियर है? लेकिन हमारे देश में 1992 के अंदर एक कानून पास हुआ, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना? पॉलिटी के अंदर इसका जिक्र आता है। क्या है? 73वां संशोधन। 73वां संशोधन है पंचायत को एस्टेब्लिश करना भारत के अंदर, और 74वां संशोधन क्या है? म्युनिसिपैलिटीज को ऐड करना, म्युनिसिपैलिटीज को ऑर्गेनाइज करना इंडिया के अंदर। मतलब कि हमने 1992 के अंदर ये फिक्स किया कि हमारे देश में तीसरे चरण का भी चुनाव हुआ करेगा। तीसरे चरण का मतलब तीसरे लेवल का भी चुनाव हुआ करेगा। अब क्योंकि तीसरे लेवल के चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने 1992 में रखा, तो हम 2 काम कर सकते थे इन चुनावों को कंडक्ट करने के लिए। या तो हम एडिशनल बर्डन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर डाल सकते थे कि ये चुनाव कंडक्ट करेगा, या फिर हम अलग से कोई बॉडी बना सकते थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ECI, इसको एज इट इज रहने दिया जाए और हम एक नया कमीशन बना लेते हैं जो स्टेट के अंडर होगा, और हमने उसको नाम क्या दिया? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये इस तरीके से डिफाइंड है कि इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। हालांकि स्टेट इलेक्शन कमीशन को ऐसा बनाया गया ताकि इसकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। ठीक है, इसको हटाना मुश्किल हो। ठीक है, और जो टर्म्स है इस मतलब इसके टर्म के दौरान जो है कंडीशंस चेंज ना की जा सके, हर वो चीज हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखे। ठीक है, लेकिन रिसेंटली कुछ हुआ था। रिसेंटली क्या हुआ था? इस पोस्ट को हमने नॉन पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे देश में एक स्टेट है गोवा। उस गोवा के अंदर जो गवर्नमेंट का लॉ सेक्रेटरी था, जो गवर्नमेंट का लॉ सेक्रेटरी था, उसको हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया। यानी वो गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति, गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉई हमने उठाकर स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया। ठीक है, तो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे से भी डायरेक्शंस दी हैं कि किसी भी ब्यूरोक्रेट को, जो भी ब्यूरोक्रेट, सिटिंग ब्यूरोक्रेट है, उसको आप स्टेट इलेक्शन कमीशन बना नहीं सकते। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमारा ये ऑर्डर जो है ये आर्टिकल 142 के तहत है। 142 है आर्टिकल। जब भी सुप्रीम कोर्ट 142 की बात करता है तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है उसकी पावर किसी कानून से कम नहीं है। कानून बनाने की जो कानून बनाने का जो एकाधिकार है वो लेजिस्लेचर के पास है, वो लोकसभा और राज्यसभा के पास है। लेकिन आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई बात कहता है तो फिर वो कानून से कम नहीं है, फिर वो कानून के बराबर है। ठीक है ना? तो मोटी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज करते हुए, 142 को यूज करते हुए ये डायरेक्शंस दिए कि कोई भी सिटिंग ब्यूरोक्रेट जो है वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं बन सकता, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर
नहीं बन सकता, क्योंकि नॉन पार्टीसन होना चाहिए, नॉन पार्टीसन होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, जो पर्सन बन रहा है वो न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन एक बात और है, छोटा सा कंसर्न ये है कि भाई सिटिंग ब्यूरोक्रेट तो नहीं बन सकता, क्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बन सकता है? ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल है, क्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन बन सकता है? ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, बट द ओवरऑल थिंग व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इज कि भाई ये जो पोजीशन है ये पूरे तरीके से नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए और लोगों का इसमें कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा है, राइट? समझ आई आपको खबर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में है, ठीक है ना। न्यूज किसके बारे में है? रेयर डिजीजेस के बारे में, ठीक है ना। अभी अभी हमारी सरकार रिसेंटली पॉलिसी लेकर आई है, नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस 2021, 2021, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्कशन ये होगा कि ये रेयर डिजीजेस होती क्या है, ठीक है। नाम से पता चलता है कि रेयर डिजीजेस रेयरली होती है, ठीक है, मतलब ज्यादा लोगों को होती ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर करीब 7,000 से लेकर 8,000 के बीच में रेयर डिजीजेस हैं, और जो लोग इनसे सफर्ड है, मतलब जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, उनका नंबर है केवल 30 मिलियन, ठीक है ना। उनका नंबर है केवल 30 मिलियन पूरी दुनिया में, राइट। तो 30 मिलियन होने की वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग तो इससे इम्पैक्टेड है नहीं, और कई बीमारियां इनमें से बहुत ज्यादा गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, 30 मिलियन लोगों को तो वैसे ही है, ठीक है। ये बीमारी कितने लोगों को है? करीब 30 मिलियन लोगों को, ठीक है। और उसमें भी 7-8 हजार डिजीजेस हैं, तो एक मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिजीज उठा लो कि वो है कितने लोगों को? बहुत कम लोगों को। तो ऐसे में क्या उस डिजीज के ऊपर रिसर्च किया जाएगा? क्या उसका ट्रीटमेंट इजाद किया जाएगा? क्या उसका ट्रीटमेंट निकाला जाएगा? हमारे पास तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसके ट्रीटमेंट हम लोग नहीं निकाल पाए हैं, उसकी दवाइयां हम लोग नहीं मैन्युफैक्चर कर पाए हैं, रिसर्च कर पाए हैं, ठीक है ना। तो हम जिसके बारे में ज्यादा कोई लोग जिससे ग्रसित नहीं है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट जो है, उसकी हम लोग दवाइयां जो है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसी दवाइयां बना भी ली, क्या वो अफोर्डेबल होंगी? जब आपको पता है कि कस्टमर ही एक आना है 1 साल के अंदर, तो क्या आप उन बीमारियों को का इलाज जो है वो मतलब उनके लिए अफोर्डेबल होगा? तो मोटी बात तो ये है कि गरीब आदमी तो बिल्कुल भी, अगर किसी रेयर डिजीज से वो ग्रसित है, तो वो कभी भी इसके मतलब इसका इलाज नहीं करवाएगा। बल्कि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इलाज इतने महंगे हैं कि अमीर आदमी भी इन इलाज को नहीं करवा सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है, किसके मामले में? ये रेयर डिजीजेस के मामले में बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके बारे में रिसेंटली एक पॉलिसी लेकर आई। रेयर डिजीजेस होती किसको है? ज्यादातर ये जेनेटिक होती है, जेनेटिक, ठीक है ना। तो ये तो रेयर डिजीजेस में गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर आई, उसने क्या करा, उसने सारी की सारी रेयर डिजीजेस को जितनी भी डिस्कवर हो चुकी है, जो भी उसके दिमाग में है, उसने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है। ग्रुप 1 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन बीमारियों को रखा जिनका एक बार इलाज करवाया और वो बीमारी खत्म, वन टाइम ट्रीटमेंट, वन टाइम ट्रीटमेंट। और सरकार ने कहा इसके अंदर सारा पैसा हम लोग देंगे ABPMJAY के तहत, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना। आप लोग अवेयर होंगे, तो सरकार का कहना था कि जो भी खर्चा आएगा हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। ओल्ड पॉलिसी जो थी सरकार की, उसके अंदर वो 15 लाख रुपए दे रहे थे, बट अब वो 20 लाख रुपए तक का आपको मतलब गारंटी देते हैं ABPMJAY के अंदर, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 में कौन सी डिजीजेस हैं जो वन टाइम ट्रीटमेंट से सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ठीक है। ग्रुप 2 में कौन सी डिजीजेस हैं? ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है,
बट रेडिली एक्सेसिबल नहीं है, रेडिली एक्सेसिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। हाँ, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट इसके बारे में क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी केस बाय केस डिसीजन। गवर्नमेंट क्या करेगी? केस बाय केस डिसीजन के अगर उनको लगता है कि इसका इलाज करवाने की जरूरत है, पैसा देंगे, नहीं तो मना भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और ग्रुप 3 के अंदर जो बीमारियां हैं वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट डिमांड करती है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, लाइफ लॉन्ग आप उनके साथ लगे रहो। तो गवर्नमेंट ने ग्रुप 3 की डिजीजेस को मना कर दिया, भैया हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमारे पास पैसा नहीं है फाइनेंशियल बर्डन की वजह से। क्योंकि जो बर्डन लोगों के ऊपर पड़ता है वही बर्डन तो सरकार पर पड़ेगा। तो सरकार का कहना था भैया जहां तक ग्रुप 3 का सवाल है इसके अंदर हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम लोग इसके अंदर कोई फाइनेंशियल वो नहीं देंगे, एडवांटेज नहीं देंगे, ठीक है। तो यही इस नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस 2021 का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, या सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ग्रुप 3 के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, फैमिली के ऊपर इतना बड़ा बर्डन हो जाता है और गवर्नमेंट ने इसमें हाथ खड़े कर लिए, हमारे पास पैसा नहीं, ठीक है। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि हैं तो ये रेयर डिजीजेस, अगर गवर्नमेंट इसमें कमिट भी कर दे तो कितना पैसा लग जाएगा? करीब 80-100 करोड़ रुपए लग जाएगा, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है इसके अंदर, वो कॉन्सेप्ट है क्राउड फंडिंग का। कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्राउड फंडिंग का। मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा और उसका एक पूल बनाया जाएगा, ठीक है ना, उस पूल के पैसे को हम इसमें लगाएंगे, ठीक है ना, इन डिजीजेस के ट्रीटमेंट के अंदर। जब आप क्राउड फंडिंग कर ही रहे हो, अपनी जेब से आप तो वैसा भी पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो क्यों ना ग्रुप 3 की डिजीजेस को भी इंक्लूड कर लिया जाए इसके अंदर, ठीक है ना, जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि वैसे ही हमारे देश में जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत महंगा है, ठीक है, और हर साल हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो हेल्थ ट्रीटमेंट की वजह से बीपीएल के नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना, पैसा इतना होता है उनके पास कि वो बीपीएल नहीं होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट की वजह से वो बीपीएल में चले जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ के ऊपर भारत में है, तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। दवाइयों के ऊपर खर्चा जो है हमारे हेल्थ का बजट का टोटल, वो भी बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे के अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो रेयर डिजीजेस के अंदर भी वो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट? सर ये बोलो भाई। एक मिनट ढूंढ रहा था इसमें, जो फर्स्ट वाला था आपका वो, ये न्यूट्रल न्यूट्रल के लिए पूछ रहा था कि ये जो आप कह रहे थे ना एससी, जो न्यूट्रल वाले कौन से होते हैं? एक तो आपने कहा नॉन पार्टीशन, एक न्यूट्रल वाले थे, न्यूट्रल वाले कौन से होंगे सर? मतलब जॉब वाले नहीं होंगे जो, या न्यूट्रल कौन सा? किसमें, किसकी बात कर रहे हैं? पिछले वाले आर्टिकल में आपने करवाया था ना कि एक तो हाँ, नॉन पार्टीशन होंगे और न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल मतलब जो बिना जॉब के होंगे वो वाले? न्यूट्रल मतलब कि जो किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहे होंगे, जो किसी अच्छा भी अच्छा। एंगल से किसी एक पार्टी के साथ या किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट के अंडर ना हो। मतलब अगर आपका कोई बॉस है तो, और बॉस ने कोई कमिटी बनाई है उसके अंदर बॉस ही फंस रहा है या बॉस का ही कुछ है, तो फिर आप अपने बॉस को फेवर करोगे ना, तो इस तरीके से आप न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है सर। राइट। यस सर। नेक्स्ट न्यूज है, मे बी आपने सुनी हो कि माओइस्ट्स ने अभी रिसेंटली जो है 22 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मार दिया था एम्बुश करके। अपना जो एक चिर परिचित स्टाइल है माओइस्ट्स का हमेशा काम करने का, तो एक बार फिर वो नजर आया है और बहुत लंबे टाइम के बाद ये एक ऐसा अटैक नजर आया है। और कहाँ पर नजर आया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर नक्सलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, आपको शायद इस न्यूज के बारे में पता होगा।
तो उनका जो मकसद था वो क्या था कि बिग अटैक उन्होंने किया था टू री इम्पोज देमसेल्व्स। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे नक्सलवाद भारत में पैदा हुआ, क्या चीज इसको पावर देती है, किस चीज से ये ताकतवर होता है, और क्या हुआ था पिछले कुछ टाइम में। देखो, जब हम आजाद हुए 1947 में, 1947 में, तो हम पॉलिटिकली आजाद हो गए, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स थे, फ्यूडल सोसाइटी थी, उस तरह के सिस्टम को खत्म होने में टाइम लगता है और थोड़ा सा पॉलिटिकल विल पावर चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वही लोकल नेता बन गए, विधायक बन गए। पुरानी फिल्में अगर आप देखो तो किस तरीके से वो लोग चुनाव लड़ा करते थे, सामने जो कोई खड़ा होता था वो उसको मरवा दिया करते थे, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, ये सब सब चीजें हुआ करती थी। फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो ताकतवर थे, और गांवों वगैरह के अंदर अभी भी फार्मर्स का, ठीक है ना, टिलर्स का, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर का, इन सब का एक्सप्लॉयटेशन वैसे ही जारी था जैसे कि अंग्रेजों के टाइम में था। ठीक है, देवर एक्सप्लॉयटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ऐसे में लोग कब तक जो है वो चुपचाप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। 1967 के अंदर वेस्ट बंगाल का एक एरिया था जिसका नाम था नक्सलबाड़ी विलेज था, वहां पर नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हुआ? वहां के जो पीजेंट्स थे वो खड़े हो गए, उन्होंने ग्रुप बनाया और वो वहां के लैंडलॉर्ड्स और वहां के फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट जो है अपने दम पर खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि हम एक माओइस्ट हैं, हम नक्सलिस्ट हैं, हम लोग वायलेंस के थ्रू इक्वालिटी लेने में परहेज नहीं रखते। वायलेंस से इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी कैसे? इक्वालिटी आप पॉलिटिकल डोमिनेशन से भी कर सकते हो, इक्वालिटी आप रिजर्वेशन से भी करते हो, और इक्वालिटी आप वायलेंस से भी कर सकते हो। ठीक है ना, सामने वाले को खत्म कर दो, अमीर को खत्म करो, एक्सप्लॉइट करने वाले को खत्म करो, गरीबों का राज अपने आप आएगा। ऐसा उनकी विचारधारा थी। धीरे धीरे ये विचारधारा जो है ये फैलती चली गई। इस विचारधारा को सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ से मिलता था? सपोर्ट यहाँ से मिलता था कि ये लोग जो नक्सलवादी होते थे, ये लोगों को ये बताते थे कि ये जो सरकारें, ये जो डेमोक्रेटिक सरकारें बैठी हुई है ना ऊपर, ये केवल और केवल आपको तंग करने के लिए बैठी हुई है, केवल आपका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बैठी हुई है, केवल आपका खून चूसने के लिए बैठी हुई है। और ये कहीं ना कुछ एरियाज में सही भी साबित होता था। क्यों? अगर आप अपने आसपास की सरकारों को देखो तो आप भी बहुत ज्यादा डिसग्रंटल्ड, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छा इलाज नहीं है, ठीक है ना, सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कें खोद दी जाती हैं, ठीक है ना, केवल पैसा लूटा जाता है। ठीक है, करप्शन इस लेवल का है, इतने मोटे मोटे सरकार आपके ऊपर टैक्स लगाती है, ठीक है, इतने टैक्स लगाती है कि गरीब आदमी आज के टाइम में खाना भी नहीं खा सकता, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, जो बेसिक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट का फेलियर तो है, लेकिन क्या गवर्नमेंट का फेलियर उनको ये रीजन देता है कि वो वायलेंस करे? तो उनका ये मकसद था कि देखो गवर्नमेंट का, स्टेट का कितना ज्यादा रिप्रेशन है, और दूसरा ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये उन उन सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक किया करते थे, ठीक है ना। सिक्योरिटी फोर्सेस जब जवाब दिया करती थी तो वो उसमें क्या हो जाता था, स्टेट की तरफ से रिप्रेशन हो जाता था, लोगों का नुकसान हो जाता था, और नक्सलवादियों को इसी चीज का सपोर्ट मिलता था कि देखो हम तो कह ही रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो तुम्हारे को कैसे तंग करती हैं, वो तुम्हारे को कैसे एक्सप्लॉइट करती है, बिना मतलब है तुम्हारे को उठाकर जेल में डाल देती हैं, ठीक है, इतना तुमसे मोटा टैक्स वसूलती हैं, और डेवलपमेंट तुम्हारा करती नहीं है, तुम्हारे बच्चों को अच्छा खाना खिलाती नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ये नक्सलवादियों को सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, ठीक है ना, और गवर्नेंस का फेलियर दिखाया करते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट है ये बढ़ता चला गया, और 1990 का दशक आते आते भारत के ज्यादातर, मतलब काफी सारे स्टेट्स के अंदर ये फैल गया। फिर चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कई जगह में तो ये अपना कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, यहाँ तक भी पहुंच गया था।
ठीक है, नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स तक भी ये लोग पहुंच गए थे। एक समय ऐसा आया कि भारत के करीब 180 डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित थे। ठीक है, 180 डिस्ट्रिक्ट, भारत में 650 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है, करीब 30% इंडिया जो है वो इससे अफेक्टेड हो गया था। इन्होंने पाशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर घोषित कर दिया था। बहुत ताकतवर हो गए थे, इतने ताकतवर हो गए थे कि मनमोहन सिंह ने अपने टाइम में ये कहा था कि भारत में सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो नक्सलिज्म, नक्सलाइट मूवमेंट है। ठीक है ना, इतना इतना ज्यादा हो गया था। और इनको एक बल कहाँ से मिला? वैसे तो क्या हुआ था, अगर आप 1990 के दशक की बात करो तो 1990 में ये ताकतवर हुए, लेकिन 1990 के अंदर कुछ स्टेट्स ने, जैसे आंध्र प्रदेश एक स्टेट थी, उसने इस तरह का जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी, इनके वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी। एक्चुअली में ये किस में महारत है इनको? इनको गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत है। ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई, आई थिंक उसका नाम था ग्रे हाउंड्स। तो ग्रे हाउंड्स जो पॉलिसी उन्होंने चलाई, उसके अंदर भी उन्होंने जो आर्म्ड फोर्सेस थी उसको उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए उन्होंने तैयार किया। गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए उन्होंने उसको तैयार किया। तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के अंदर ये बिल्कुल खत्म हो गया और बाकी स्टेट्स में से भी ये खत्म होने लग गया। लेकिन 2004 के अंदर कुछ हुआ। 2004 के अंदर भारत के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर हुआ। एक तरफ थी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, जिसको हम MCCI बोलते हैं, और दूसरा था पीपल्स वॉर ग्रुप। ठीक है, PWG, पीपल्स वॉर ग्रुप। ये जब दोनों बने तो उसके बाद हमारे देश में MCI माओइस्ट ये ऐसा बन गया और ये बहुत ताकतवर बना। और 2009-10 तक आते आते बहुत बड़े लेवल पर ये फैल गया। 2009-10 के अंदर एक दिन ऐसा भी आया था जिस दिन 76 पर्सनल को मारा गया था। ठीक है, पी चिदम्बरम उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे। बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हुआ था भारत में, 76 जवानों को मार दिया गया था नक्सलाइट। मतलब मेरे ख्याल में भारत का के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सलाइट अटैक था। उसके बाद 2-3 साल के बाद, 3-4 साल के बाद एक ऐसा अटैक भी हुआ था जिसके अंदर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ था और कांग्रेस के बड़े नेता को मार दिया गया था। ठीक है, रात के अंधेरे में ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर करके इस तरह के अटैक्स को अंजाम देते हैं। तो गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद ये समझने की कोशिश करी कि ये हो क्या रहा है, हम लोग इतने लाचार क्यों हैं इनके सामने। तो वहां गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हुआ कि हमारा ना गवर्नेंस डेफिसिट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमारा गवर्नेंस डेफिसिट है। और दूसरा, हमें सेंटर की नहीं, हमें स्टेट्स की जरूरत है, लोकल फोर्सेस की, लोकल पावर की जरूरत है, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। वैसे एक और पॉलिसी सरकार ने इस दौरान लगाई थी, उस पॉलिसी का नाम था सलवा जुडूम। उस पॉलिसी का नाम था सलवा जुडूम। ठीक है, जिसके अंदर कि जैसे ये लोग लोकल लोगों को हायर करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके बंदूकें देते हैं कि चलो भाई अब तुम नक्सलाइट हो, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ऐसा शुरू करा। वो लोकल लोगों को हायर करती थी, उसको सिक्योरिटी पर्सनल बनाती थी और उसके हाथ में बंदूक देकर बोलती थी कि नक्सलाइट आप भी जो है आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, नक्सलाइट से आप खुद लड़ो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने भी एक फोर्स तैयार कर दी। लेकिन जैसे नक्सलाइट जो है अपने आप को ताकत, भाई किसी के हाथ में गन आ जाती है ना, पावर आ जाती है, फिर नहीं पता लगता कि उसका दिमाग कैसा है। तो सलवा जुडूम के अंदर भी यही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को बैन कर दिया, बोले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को बैन कर दिया था। तो वहां पर ये 2011-12 के आसपास की बात है। ठीक है, जब सलवा जुडूम को खत्म किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये एक ऐसी, ये सिक्योरिटी की वजह से तो हम इस प्रॉब्लम का निजात नहीं पा सकते। लोकल लोगों को इन्वॉल्व करो, गवर्नेंस के डेफिसिट्स को खत्म करो, ठीक है ना, और साथ के साथ सिक्योरिटी पर्सनल को कहो कि वो इनसे लड़ती भी रहे। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट हम लोगों ने लॉन्च किया था। ठीक है, यूपीए के टाइम में ये था और
उसके बाद भी ये चलता रहा। और ऑपरेशन ग्रीन हंट जब से हमने लॉन्च किया है तब से नक्सलाइट्स की जो पावर है वो लगातार कम होती चली जा रही है। वो लोग खत्म से होते चले जा रहे थे। पिछले 2-3 साल से अखबारों में उनके बारे में लिखना कम हो गया था, और जो कोई एक आध लेख होता था उनके बारे में तो उसमें यही लिखा होता था कि अब ये डिक्लाइनिंग मोड में है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने गवर्नेंस डेफिसिट्स को खत्म किया है, और लोकल लेवल पर जो डीसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी है। वो लोकल लेवल पर इनसे डील कर रहे हैं, वो स्कूल्स बना रहे हैं, वो कॉलेजेस बना रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, वो सड़कें बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो नक्सलाइट्स हैं उनका जो मोराल जो था, जिसकी वजह से उनको एक सपोर्ट मिलता था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। ठीक है ना। हालांकि इन लोगों को, माओइस्ट्स को, पाकिस्तान और चाइना का पूरा सपोर्ट रहता है। ठीक है ना, हथियार वो लोग इनको सप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी लोकल लेवल पर उनका बेस जो है वो खत्म होता जा रहा था। ये लोग आनन फानन में स्कूल्स को, कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, उनको बम से उड़ाते हैं। तो जब वो ये काम करते हैं, जब वो डेवलपमेंटल काम के अंदर अड़ंगा डालते हैं, तब भी लोगों की रात उनको झेलनी पड़ती है। तब भी लोग ये कहते हैं कि भाई देखो, आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा उसको भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो धीरे धीरे उनका सपोर्ट खत्म हो रहा था। लेकिन जो रीसेंट अटैक उन्होंने किया है छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ उन स्टेट्स में से है जो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए हैं नक्सलाइट्स को। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल फेलियर है, जबकि बाकी सारी स्टेट्स के अंदर काफी हद तक नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये अटैक था, तो कहीं ना कहीं ये उनकी एक अटेम्प्ट थी ये बताने की कि हम हैं। ठीक है, आप ये मत सोचो कि आप ताकतवर होते जा रहे हो और इस जंगल के ऊपर आप राज कर लोगे। नहीं, हम ताकतवर हैं। ठीक है ना, और हम जो है इस तरह की चीजें करने में अभी भी सक्षम हैं। ठीक है, तो ऐसा है। कई लोगों का ये मानना है कि ये अटैक्स पॉलिटिकल भी होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्मली चुनाव के टाइम में ऐसे अटैक्स करवाती हैं। ठीक है, कौन करवाता है, कैसे करवाता है, इसके बारे में हम लोग कुछ स्पेसिफिक नहीं कह सकते। ठीक है ना, लेकिन हाँ, ऐसा अटैक हुआ है जो चुनाव के बीच में हुआ है, और वो उस रीजन में हुआ है जहां पर चुनाव का बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में नहीं, वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है। ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल जो है वो इतना नजदीक का स्टेट है, तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है वो इलेक्शंस के ऊपर इसका पड़ता है। ठीक है, ये बात है। एनी डाउट अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज? सर ये नेपाल में भी बहुत ज्यादा है ना ये माओवादी? नेपाल में एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, माओइस्ट्स के नाम से। उसके अध्यक्ष है प्रचंडा, और प्रचंडा जो है वो पिछली सरकार के अंदर एक मतलब वो 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री तक बनने वाले थे। एक बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह भी चुके हैं। ठीक है ना, तो वहां पर भी इसका जोर है इस पार्टीज का। तो मैंने आपको तिरुपति टू पाशुपति जो बताया था, रेड कॉरिडोर भारत में, कि इन लोगों ने कहा कि हम तिरुपति से लेके पाशुपति तक रेड कॉरिडोर बनाएंगे। तो ये जो पाशुपति का मंदिर है ये है भी नेपाल के अंदर। तो उनका ये क्या मतलब था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तिरुपति जो हमारा आंध्र प्रदेश में है, वहां से लेकर यहाँ तक एक रेड कॉरिडोर बनाएंगे जिसको कोई पार नहीं कर सकेगा। ताकत जो है हमारे हाथ में होगी, हम स्टेट बनेंगे। हमें ये डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ने वाली सरकार पसंद नहीं है। हम लोग भारत में सोशलिज्म लेकर आएंगे। इनफैक्ट कई उनके टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि 2050 तक का टारगेट है, भारत से डेमोक्रेसी को उखाड़ कर फेंक देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट है, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव है। समझ आया? ओके, राइट। नेक्स्ट न्यूज आती है थर्ड ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड, जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो इसका कुछ कुछ बैकग्राउंड है, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड है। क्या बैकग्राउंड है? आपको पता है हमारे देश में दिक्कत तो है किस बात की, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। हम लोग हमेशा लड़ाई के साए में रहते हैं, युद्ध के साए में हम लोग जीते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, चाइना के साथ तो अभी भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, और पता नहीं उसका फ्यूचर क्या होगा। इतने लंबे टाइम से डिसएंगेजमेंट चल रहा है,
वो हमारी सीमाओं के अंदर घुस गए थे। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि लड़ाई हो जाएगी और थोड़ा सा स्क्रमिशेस जो है वो हुई भी थी। अब मैटर क्या है इसके अंदर, हमने इससे पहले जो भी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, ज्यादातर जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी, उसमें हम लोगों को एक चीज समझ में आई कि हमारे यहाँ जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं, ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म कमांड ना होने की वजह से तीनों के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो हमने लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर हमने सीडीएस की पोस्ट बनाई थी, ठीक है। सीडीएस की पोस्ट का क्या मतलब, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वैसे तो डिफेंस का जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट एक टेक्निकल बंदा तो है नहीं, वो सिविलियन है, उसको आर्मी उर्मी का ज्यादा तो कुछ पता होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो तीनों फोर्सेस का अध्यक्ष हो, ठीक है ना, ताकि तीनों फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे में हम लोगों ने सबसे पहला सीडीएस बनाया था जनरल बिपिन रावत। जब बिपिन रावत को हमने सीडीएस बनाया, तो फिर हमने एक और चीज देखी कि भाई देखो, ये जो तीन फोर्सेस हैं, इन तीनों फोर्सेस के अंदर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। कौन कौन से, छोटे आर्म्स जो हैं जैसे कि पिस्तौल वगैरह जो हैं, वो तो तीनों के तीनों आर्म्ड फोर्सेस में अधिकारी अपने पास रखता है, ठीक है। तो स्मॉल आर्म्स की सप्लाई, राशन की सप्लाई, पेट्रोल डीजल फ्यूल की सप्लाई, जनरल स्टोर जो होते हैं उनकी सप्लाई, सिविल ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है ना, स्पेयर पार्ट हो गया, कुछ कुछ इंजीनियरिंग का सपोर्ट जो है वो। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो असला है, जो खाना पीना है, और जो छोटे छोटे हथियार हैं, ठीक है, जो जनरल सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे भी तो यहाँ पर, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, और उसमें बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन होती है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भी जाती है, बहुत ज्यादा पैसा भी जाता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग जॉइंट लॉजिस्टिक्स हब बना रहे हैं, जॉइंट लॉजिस्टिक्स हब, जिसके तहत ये जो सप्लाईज है, ये जो असला है, ये जो छोटा छोटा सामान है, जो जनरल टर्म्स हैं, ये जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनको भी कंबाइंड रूप में एक जगह से इनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, ताकि इसके अंदर डुप्लीकेशन ना हो। ऐसा ना हो कि खाना अलग से आर्मी वाला भी मंगवा रहा है, एयरफोर्स वाला भी मंगवा रहा है, नेवी वाला भी मंगवा रहा है, एक ही जगह से मंगवा रहे हैं लेकिन अलग अलग ऑर्डर्स है, उसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग जोन वाइज इसको कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला, जैसे ये मैंने थर्ड लिखा है ना, तो सबसे पहला फर्स्ट जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था, गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी यानी कि नॉर्थ ईस्ट पर। दूसरा कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर। और तीसरा अब जो इन्होंने JLN लॉन्च किया है, ये कहाँ पर किया है, ये किया है मुंबई के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इससे क्या होगा, इससे मैन पावर बचेगी, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, फाइनेंसेस जो है वो सेव हो जाएंगे, बच जाएंगे, पैसा बचेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे को इससे मिलेंगे, ठीक है, ऐसा है। सर उसकी फुल फॉर्म क्या है सीडीएस की? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगली न्यूज आती है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की, ठीक है। हमारे मोदी जी जो हैं वो पिछले महीने बांग्लादेश गए थे, ठीक है ना। ये उनकी पहली ट्रिप थी पूरे 1 साल के बाद, कोरोना के बाद। तो उन्होंने जिस देश को चुना वो देश था बांग्लादेश, वहां पर उन्होंने विजिट किया। एक और चीज हुई थी, हमने लास्ट मंथ डिसाइड किया था कि हम लोग गांधी पीस प्राइज देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया था कि इस बार का ये अवार्ड हम शेख मुजीबुर रहमान को देंगे और सुल्तान कबूस को देंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सुल्तान कबूस जो ओमान के हैं, जिनकी वजह से इस गल्फ रीजन के अंदर बहुत ज्यादा पीस हुआ है, हम लोग उनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग शेख मुजीबुर रहमान के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ मल्टीपल बेनिफिट्स।
मतलब एक तो ये है कि हमारा इंडिया बांग्लादेश के साथ रिलेशंस मेंटेन हुआ, और दूसरा शेख मुजीबुर रहमान वो व्यक्ति था जिसने बांग्लादेश की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1971 के अंदर बांग्लादेश अलग हो गया, आज़ाद हो गया, और अब साल चल रहा है 2021, तो बांग्लादेश अपने 50 साल मना रहा है, 50 इयर्स मना रहा है, और उसकी 50 इयर्स को मनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? भारत सरकार का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो है वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व रही थी। भारत सरकार ने ही तो उनको आजाद करवाया था। हमारे तो करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी कह चुके हैं कि तुम्हारी आजादी में हम लोग भी जेल गए थे। ठीक है ना, अब ये पता नहीं कि वो जेल कैसे गए थे। तो देखो कि बांग्लादेश की लड़ाई के अंदर तो हमारे कितने लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, इंदिरा गांधी ने तो पूरे पाकिस्तान से लड़ाई लड़के, ठीक है, बांग्लादेश को अलग ही करवा लिया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस दिलवाई थी। तो ये पूरा का पूरा मैटर था क्या, मे बी आप लोग अवेयर होंगे। ठीक है, हम लोग आजाद हुए थे, आजाद होकर टू नेशन थ्योरी बना था। पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू चलती थी, वहां का मोहम्मदन कल्चर था, इस्लामिक कल्चर था। लेकिन जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था जिसको बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर बंगाली मुसलमान थे, बंगाली मुस्लिम्स थे। उनका जो लैंग्वेज थी वो थी बंगाली। ठीक है, कल्चर भी उनका बंगाली था। तो ऐसे में जो वेस्ट पाकिस्तान था वो एक यूनिफॉर्म कल्चर जो है वो इम्पोज करना चाहता था, तो उसने यहाँ पर उर्दू लगा दी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, बंगाली लोग जो है वो खड़े हो गए कि भाई हम लोग आपका जो तरीका है वो आप हम पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपने बंगाली कल्चर के अंदर ही रहेंगे। यस वी आर इस्लामिक, बट वी हैव अ कॉमन लैंग्वेज विच इज बंगाली, नॉट उर्दू। ठीक है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान का मतलब थोड़ा सा जो लीडर्स थे उनका दिमाग ऐसे ही हो रखा था। ऐसे में 1970s के अंदर चुनाव हुआ था। चुनाव कुछ इस तरीके से हुआ था कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो वेस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के जो लीडर थे, उन्होंने इतनी सीटें जीती कि वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्होंने इनको गद्दी देने की बजाय इनको उठाकर नजरबंद कर दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है ना, और लोग जो है वो प्रोटेस्ट में खड़े हो गए कि ये क्या है, और लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। ठीक है ना, मे बी इफ यू आर अवेयर कि 24 मार्च 1971 जिसकी अभी एनिवर्सरी मनाई गई है, इस दिन को याद किया गया है। पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन सर्च लाइट। और ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुन चुन कर अपने ही नागरिकों को मारना शुरू किया, जिसके बाद बहुत बड़े लेवल पर इन्फ्लक्स हुआ, भारत में रिफ्यूजीज आए, और भारत ने कहा कि ये केवल तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये अब हमारी भी प्रॉब्लम बन चुकी है। भारत ने पहले तो समझाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान समझा नहीं। फिर भारत ने जो है रशिया के साथ एक करार भी साइन किया, फ्रेंडशिप ट्रीटी 20 साल की वो साइन की। नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सेदार था भारत, अपनी जो छवि है उसको बनाकर रखा हुआ था, उस छवि को शेड किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा, रशिया के साथ दोस्ती करी, यूएसएसआर के साथ, और एक बहुत बड़े जंग की तैयारी हुई। ठीक है ना, जंग डायरेक्ट नहीं लड़ी गई। जंग में क्या किया कि भारत की जो रॉ थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, उसने बांग्लादेश के लोगों को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। मुक्ति वाहिनी के नाम से एक सेना से तैयार की गई, जो वहां की लोकल थी, उसको आर्म्स दिए गए, और उस मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ जमकर लोहा लिया, जमकर लड़ाई करी। ठीक है ना, एक समय ऐसा भी आया था 1971 के अंदर कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो गई थी। उधर से अमेरिका जो पाकिस्तान के फेवर में था, उसने अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था, और इधर रशिया ने अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था। 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको सरेंडर करवा लिया गया था। अगर ये 16 दिसंबर का कहा जाता है कि अगर 17 दिसंबर भी हो जाता तो शायद इस लड़ाई के मायने कुछ और होते। ये लड़ाई दुनिया के इतिहास में पढ़ाई जाती, केवल भारत में ना पढ़ी जाती। ठीक है ना, ऐसा हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही पूरी समझदारी से हमारे जो जनरल मानेक शॉ है,
ठीक है ना, उन्होंने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया। ठीक है, तो क्या मैटर 1971 के अंदर जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो क्या मैटर सॉर्ट आउट हो गया? नहीं, उसके बाद भी एक लंबी कहानी चलती है। 1971 से लेकर 1975 तक बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो सत्ता के अंदर रहे और उनके भारत के साथ रिलेशंस अच्छे थे। लेकिन 1975 के अंदर वहां पर एक त्रासदी हुई। क्या हुआ? शेख मुजीबुर रहमान को पूरे के पूरे परिवार समेत आर्मी ने उनके घर में जाकर घुसकर मार दिया, पूरे परिवार समेत। एक बेटी उनकी बच गई, एक बेटी बच गई। वो बेटी है शेख हसीना, जो आज के टाइम में वहां की प्रधानमंत्री है, जिसके साथ जाकर मोदी जी ने अभी हाथ मिलाया। और केवल यही एक आसरा है हमारा, जिसकी वजह से हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, मेंटेन्ड है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसकी जो अध्यक्षा हैं वो भी हैं एक लेडी जिनका नाम है खालिदा जिया। इस टाइम वो जेल में है। ठीक है, लेकिन मैटर ये है कि जो बीएनपी है इसको सपोर्ट है, और ये सपोर्ट करती है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का। ठीक है ना, ये मानती है कि भारत ने बांग्लादेश को अलग करके गलत किया। तो जब जब ये सत्ता में रहती है तब तक जो है हमारे रिलेशंस बांग्लादेश से अच्छे नहीं होते हैं। 1975 का जो साल आया, तो 1975 के बाद बांग्लादेश में मिलिट्री रूल आ गया, शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया, बांग्लादेश में आ गया मिलिट्री रूल। ये मिलिट्री रूल 1991 तक रहा। तो 1991 तक हमारे रिलेशंस जो हैं वो खराब रहे, अच्छे नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसा क्योंकि हमने लोहाई आर्मी से लिया था। 1991 के बाद क्या हमारे रिलेशंस सुधरे? नहीं, हमारे रिलेशंस तब भी नहीं सुधरे, क्योंकि 1991 से लेकर 1996 तक बीएनपी जो है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो सत्ता में रही। तो हमारे रिलेशंस तब भी बढ़िया नहीं हुए। क्या उसके बाद रिलेशंस इंप्रूव हुए? हाँ, 1996 से लेकर 2001 तक अवामी लीग, जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता शेख हसीना के अंडर में है अभी, तो अवामी लीग का कंट्रोल रहा, क्योंकि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आ गई। तब हमारे रिलेशंस अच्छे रहे। 2001 से लेकर 2009 तक फिर से बीएनपी सत्ता में थी, फिर से हमारे रिलेशंस खराब हुए। लेकिन 2009 से लेकर आज तक अवामी लीग जो है, शेख हसीना जो है वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, तो हमारे रिलेशंस वहाँ से मेंटेन्ड हैं, अच्छे हैं। तो शुरुआत के अंदर जो एक प्रॉब्लम आई, तो वो प्रॉब्लम अब नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट जो था शेख हसीना का, वो भारत ही था। जब वो 50वां साल जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, जिसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, आजाद हुआ, तो उसके अंदर उनका जो सबसे अच्छा जो कॉमन फ्रेंड है वो इंडिया है इस मामले में। ठीक है ना, न्यूज समझ आई आपको? आर्टिकल समझ आया? बैकग्राउंड समझ आई? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है न्यूज है, ये है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की। सर ठीक है ये ना, जो आपने मतलब बताया कि हमारे रिलेशन अच्छे रहे रहे बांग्लादेश के साथ, तो मतलब लेकिन उसको भी अब लोगों ने कंडेम तो बहुत किया है कि मतलब वहाँ पे काफी वो हुए हैं उसके अगेंस्ट कि जो मोदी गया वहाँ पे बांग्लादेश में, वहाँ के जो लोग बांग्लादेश के लोगों ने उसको काफी अपोज किया है। तो फिर मतलब उससे रिलेशन अच्छे तो अभी भी नहीं है। देखो वहाँ जो की प्रेसिडेंट रिलेशंस तो हम लोग, हमें वो करती है, बट मतलब कि उन प्रेसिडेंट मतलब पीएम से तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बट जनता तो हमारे से रिलेशन नहीं रखना चाहती है। देखो ऐसी बात 100% नहीं होती है, आपकी बातें सही हैं बिल्कुल। ठीक है ना, अब जैसे नेपाल है, पिछले 1-1.5 साल में आपको पता है नेपाल के साथ क्या हुआ है? नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं। तो उस खराब का मतलब क्या है कि वहां का जो प्रधानमंत्री था वो हिंदुस्तान को पसंद नहीं करता था, लेकिन लोग तो पसंद करते थे। तो हम लोगों को मतलब हम लोगों फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हमारे रिलेशंस खराब हुए, जबकि लोग जो हैं इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, चाइना को कम सपोर्ट करते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी और सोच का था। ठीक है,
ये जो लोगों का डिस्ट्रस्ट होता है, ये जो लोगों का जो इशू रहता है, ये तो रहता है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है किसी किसी मैटर के ऊपर। जैसे अभी रिसेंटली टाइम खत्म हो रहा था इसलिए मैंने सारी न्यूज डिस्कस नहीं करी है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कंसर्न्स तो हैं, कंसर्न्स हैं कौन कौन से अभी भी, जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस है, ठीक है ना। अभी भी रिफ्यूजी क्राइसिस में अगर बात करूं तो दो तरीके से है, एक जो पुराने रिफ्यूजीज आए थे वो, और दूसरा जो है रोहिंग्याज। तो इन दोनों मैटर के अंदर बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ कुछ मतभेद हैं। उसके बाद रिसेंटली अमित शाह ने सीएए एनआरसी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर बांग्लादेशी वर्ड बार बार यूज किया था, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज, तो वहां पर भी वो लोग हमसे नाराज हो गए थे। फिर उसके बाद रिवर वाटर के कुछ इश्यूज हैं, तीस्ता वाटर इशू, फेनी वाटर इशू जो है, ये रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी बांग्लादेश के साथ हमारे हैं, तो वहां पर भी लोग कई बार नाराज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पड़ोस के अंदर जो मतलब जो बांग्लादेश है उसको सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है वो बंगाल की लगती है, हमारे यहाँ जो वेस्ट बंगाल है उसकी बाउंड्री लगती है। तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है हिसाब किताब वो 36 का आंकड़ा है, तो उस वजह से भी कई बार हम लोग को प्रॉब्लम आ जाती है बांग्लादेश के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में। तो ग्राउंड लेवल पर ऐसी चीजें जो है नॉर्मली होती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो हमसे नाराज रहते हैं, ठीक है ना, कई बार वो नाराजगी बढ़ जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल हमारे रिलेशंस जो हैं वो बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं, स्टेबल हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार हमारे को सपोर्ट करती है, फेवर करती है। हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्सट्रीमिज्म हुआ करता था उसको कंट्रोल करने में उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी हमारे को, ठीक है ना। और हमारे बहुत सारे आतंकवादी जो है वो बांग्लादेश में चले जाते थे, तो बांग्लादेश ने उसको भी कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करी। वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बीच में हमारे रिलेशन जब खराब थे तब हमारे को परमिशन नहीं मिला था, लेकिन अगर आप मैप देखो तो इंडिया से अगर आपने नॉर्थ ईस्ट जाना हो तो घूम कर जाना पड़ता है। कोलकाता से अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना हो, मान लीजिए गुवाहाटी जाना हो, आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, लेकिन आप बांग्लादेश के बीच में से भी जा रहे हो तो दे हैव अलाउड अस ऑन दैट फ्रंट आल्सो कि आप बांग्लादेश के बीच में से मूवमेंट कर सकते हो, इनफैक्ट आर्मी का मूवमेंट भी कर सकते हो। कल को अगर चाइना वगैरह के साथ हमारी लड़ाई लगती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर, तो चाइना अगर ब्लॉक करने की कोशिश भी करेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट को तो भी उसको सफलता नहीं मिलेगी अगर बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, जी टू जी जो रिलेशंस है हमारे वो हमारे पॉजिटिव हैं, वो हमारे अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, लोगों को कई बार किसी ना किसी मैटर के अंदर, किसी इमोशनल मैटर के अंदर लोगों के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े से खराब हो जाते हैं, डजंट मैटर, धीरे धीरे ये रिलेशंस इंप्रूव भी हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली म्यांमार के अंदर जो हुआ, सडनली बहुत सारे लोग चाइना के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, लेकिन ये क्या गुस्सा परमानेंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2001 के आसपास, ऐसा मतलब आज से 20 साल पहले की बात है, नेपाल में एक बार बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया के ऋतिक रोशन के अगेंस्ट, ऋतिक रोशन के अगेंस्ट, क्योंकि उसने कुछ बोल दिया, ठीक है। लेकिन क्या वो रिलेशंस परमानेंट खराब हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब पॉलिटिकल सपोर्ट हमारे को मिल रहा है तो हम लोग ये मानते हैं कि ओवरऑल रिलेशंस हमारे स्टेबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ठीक है, जब वहाँ की सरकार हमारे साथ है। और हमारे मोदी जी तो लोगों को वैसे भी अपने सपोर्ट में लेकर आने में बहुत मास्टरी है उनकी। जो उन्होंने भाषण दिया था जिसके अंदर इंडिया में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, लेकिन बांग्लादेश तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन मोदी जी का क्या कहना था कि बांग्लादेश के लोगों को उन्होंने क्या कहा था कि आपकी आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, हम लोगों ने भी सत्याग्रह किया है, ठीक है। हालांकि ये वाली बात जो है बहुत ज्यादा गले नहीं उतरती, बट स्टिल हम लोग ये मानते हैं कि इसका मतलब अगर आप मोदी जी को देखो देखो कांग्रेस पार्टी जो है वो अलग है, भाजपा अलग है, ये दोनों एक दूसरे की विरोधी पार्टीज हैं। तो कम से कम हमारे यहाँ पर तो एक मत है, वो एक मत ये है कि कांग्रेस ने या हमारी पुरानी प्रधानमंत्री ने जो बांग्लादेश को अलग किया था उसके साथ हम लोग भी आइडियोलॉजिकली स्टैंड करते हैं, हम लोग भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हम चाहे पॉलिटिकली उनसे कितने भी अलग हों,
लेकिन जो चीज उन्होंने की थी, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पहले के टाइम में की थी, हालांकि वो डायरेक्टली नाम तो ले नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आप लोगों को ये किया गया था, यहाँ पर वो इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं कि हमने आपको सपोर्ट करवाया था, हमने आपको आजाद करवाया था, तो उसके अंदर वो क्रेडिट लेते हैं। तो एक एक पता लगता है कि हाँ हम एक मत है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है कई चीजों को लेकर, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे सपोर्ट में है, ठीक है। इसमें सर जो मतलब ये दूसरी पार्टी को फेवर करती है, जनसत्ता बीएनपी को फेवर करती है, वो हमारे खिलाफ है, और जो शेख हसीना को फेवर करती है वो हमारे साइड में है। यही है सर वहां पे तो बस। हाँ यही है, लेकिन अभी रिसेंट चुनाव की अगर आपको इतिहास अगर पता हो तो ये है कि बीएनपी जो पिछला चुनाव हुआ था उसके अंदर वो लगभग खत्म हो चुकी थी, मतलब कि उसको बहुत ही कम सीटें मिली थी और उसके सारे बड़े नेता जो हैं वो जेल के अंदर हैं, लोगों का सपोर्ट खत्म हो गया है बीएनपी को, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हमारे देश में कांग्रेस फिर भी कुछ पावर है, लेकिन बीएनपी कुछ भी नहीं रही थी पिछले चुनाव के अंदर। और अवामी लीग जो है, हालांकि इल्जाम लगे थे कि रिगिंग हुआ है इलेक्शंस में, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो निकल कर सामने आई कि रिगिंग नहीं हुआ है, लोगों का सपोर्ट ही नहीं था बीएनपी को। तो अगर लोगों का सपोर्ट बीएनपी को नहीं है, अवामी लीग को सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे फायदे की बात है, हमारे फेवर की बात है, ठीक है ना। तो ऐसा है, राइट, क्लियर है। अभी कुछ एक साल पहले अवामी लीग ने वो भी चलाया था, एक मिशन चलाया था जिसके अंदर जो पुराने नेता थे, जिन्होंने मतलब 1971 में जिन्होंने बांग्लादेश के जिन नेताओं ने या जिन आर्मी ऑफिसर्स ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उनको फांसी तक दी गई थी, ठीक है ना। ऐसा ऐसा भी एक हुआ था कुछ टाइम पहले बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। Any other doubt on this particular news? Okay, no No, problem. हाँ, हम लोग यहाँ पर सेशन अपना खत्म करते हैं और जो है एक सेकेंड,